अध्याय 28 पहाड़ से नीचे उतरना। येशीविन ग्रीन पीक पर्वत के पीछे से युवान संप्रदाय में वापस लौटी और मैरिट हॉल में पहुंची। मैरिट हॉल में याओ बीस्ट कोड और जड़ी बूटियों जैसी वस्तुओं को पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज करने के अलावा इन वस्तुओं के लिए पॉइंट्स का भी आदान प्रदान किया जा सकता था। साथ ही मैरिट हॉल में कार्यों को भी स्वीकार किया जा सकता था। ये कार्य संप्रदाय के बाहर के लोगों, संप्रदाय के भीतर के शिष्यों या यहां तक कि वरिष्ठों द्वारा जारी किए गए थे और दिए जाने वाले पुरस्कार विचित्र और विविध थे, जिनमें सभी प्रकार के अजीबोगरीब पुरस्कार शामिल थे। हालांकि वे मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर आधारित थे। यही कारण था कि येशीविन यहां आई थी। स्पिरिट स्टोन अर्जित करने के लिए याओ बीस्ट का शिकार करने के अलावा इन कार्यों को करना पड़ता था। कठिनाई के स्तर के आधार पर पुरस्कार पूरी तरह से अलग होंगे। इन कार्यों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिया, यी, बिंग और डिंग, जो क्रमशः वरिष्ठ शिष्यों, मुख्य शिष्यों, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के अनुरूप थे। स्तर जितना ऊंचा होगा, कठिनाई उतनी ही अधिक होगी और साथ ही पुरस्कार भी उतना ही अधिक होगा। अब चूंकि येशीविन एक मुख्य शिष्य बन चुका था, इसलिए वही स्तर और उससे ऊपर के कार्यों को स्वीकार कर सकता था। बिंग, यी और डिंग कार्य बोर्डों के सामने उमड़ती भीड़ की तुलना में इस स्तर की तरफ बहुत कम शिष्य थे। केवल कुछ ही लोग थे, क्योंकि शुरुआत में ही मुख्य शिष्यों की संख्या कम थी और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश मुख्य शिष्य यात्रा पर गए हुए थे। येशीविन ने पोस्ट किए गए कार्यों पर एक नजर डाली। बिंग और डिंग स्तर के कार्यों में बार-बार बदलाव होता रहता था, जबकि इस स्तर के कार्यों में अक्सर बदलाव नहीं होता था। ग्रीन पीक पर्वत की गहराई में दिव्य ठंडी घास की खोज करें। इनाम 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। ब्लड वुल्फ किंग क्रिस्टल कोर की तलाश करें। इनाम 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। येशीविन ने एक-एक करके उन कार्यों का जायजा लिया। इन कार्यों की कठिनाई का स्तर अलग-अलग था और पुरस्कार 100 से लेकर 1000 से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक थे। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी और औसत कोर शिष्यों के लिए भी यह एक अच्छी खासी राशि थी। आखिरकार उनका मासिक वेतन केवल 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ही था। हालांकि इन कार्यों की कठिनाई एक के बाद एक बढ़ती गई। उदाहरण के लिए ब्लड वुल्फ किंग शिखर पर एक भयानक याव जानवर था। हॉटियन 8वें स्तर का योद्धा और साथ ही हॉटियन 5वें से 7वें स्तर के भैंसों का एक झुंड भी हर समय उसके साथ रहता था। अधिकांश मुख्य शिष्य इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ थे। येशीविन ने नीचे की ओर देखा और अचानक उसकी नजर आज ही जोड़े गए एक कार्य पर पड़ी, जिसमें लिखा था, किंगफैंग व्यापारी संघ के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का एक जत्था तियानिवान शहर तक पहुंचाएं। इनाम 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। आवश्यकता हॉटियन 7वां स्तर या उससे ऊपर। येशीविन की आंखें तुरंत चमक उठी। 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। अगर उसे 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिल जाएं, तो निस्संदेह उसकी तत्काल आवश्यकता पूरी हो जाएगी और वह वैनिंग मून स्लैश को प्रमुख उपलब्धि तक पहुंचा सकता है और उसकी साधना और भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि एक नियमित एस्कॉर्ट कार्य के लिए इनाम आश्चर्यजनक रूप से 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जितना अधिक था। यहां तक कि एक कोर शिष्य के लिए भी इतने निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जमा करने में लगभग 1 साल लग जाता। हालांकि आवश्यकताएं बेहद उच्च थीं, जिसमें हॉटियन के 7वें स्तर या उससे ऊपर के शिष्यों को मुख्य शिष्यों में विशेषज्ञ माना जाता था, फिर भी यह काफी अचानक सा लगा। युवान संप्रदाय ग्रीन पीक पर्वत पर स्थित था और किंगफैंग व्यापारी संघ ग्रीन पीक पर्वत की तलहटी में स्थित किंगफैंग कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी संघ था। आमतौर पर यह मुख्य रूप से औषधीय जड़ी बूटियों के व्यापार में लगा रहता था और तियानिवान शहर ग्रीन पीक पर्वत के सबसे नजदीक था। लगभग आधे दिन की यात्रा की दूरी पर कोई भी सुबह निकलकर शाम तक पहुंच सकता था। बिंग और डिंग स्तर के कार्यों में इस तरह के एस्कॉर्ट कार्य अनेक थे, लेकिन एक ऐसा कार्य जिसमें एक साथ 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलते थे निश्चित रूप से दुर्लभ था। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, येशीविन के पास इस समय स्पिरिट स्टोन की बहुत कमी थी, इसलिए वह पहले इसे स्वीकार करके ही देख सकता था। कार्य स्वीकार करने के बाद येशीविन को एक प्रबंधक से पता चला कि उसे कल सुबह तड़के पहाड़ की तलहटी में स्थित किंगफैंग कस्बे में किंगफैंग व्यापारी संघ के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होना चाहिए। पुष्टि करने के बाद येशीविन मैरिट हॉल में ज्यादा देर नहीं रुके और सीधे अपने छोटे से आंगन में वापस जाकर एकांत साधना जारी रखी। उस विशेष स्थान में येशीविन की आकृति लगातार गतिमान थी। अक्सर कुछ ही कदमों में वह बहुत दूर किसी स्थान पर प्रकट हो सकता था। उन्नत स्तर पर दिव्य अमर चरणों की शक्ति का उपयोग करते हुए साधना तकनीक का पूर्ण प्रदर्शन किया गया था और येशीविन द्वारा इसका अभ्यास करके पहले ही इसमें प्रमुख उपलब्धि हासिल कर ली गई थी। लेकिन येशीविन को हमेशा लगता था कि यह सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर है। ऐसा लगता था जैसे वह एक अर्चन तक पहुंच गया हो, लेकिन सीमा नहीं थी। येशीविन जानती थी कि यह सेलेस्टियल इमॉर्टल स्टेप्स वास्तव में एक जन्मजात स्तर की साधना तकनीक थी, लेकिन इसका पिछला भाग क्षतिग्रस्त था, इसलिए इसका अभ्यास केवल उन्नत स्तर तक ही किया जा सकता था। साधना तकनीक। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यदि वह केवल यहीं तक पहुंचता, तो उसे शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था, जब तक कि वह दिव्य अमर चरणों के बाद के भागों को प्राप्त न कर ले। लेकिन येशीविन ने अब करने पाया कि ऐसा नहीं था। प्रमुख उपलब्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अभ्यास जारी रखा और वास्तव में पाया कि वे साधना जारी रख सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारी और अंतर्दृष्टि उनके मन में आई जो मूल रूप से दिव्य अमर चरणों में नहीं थी, जिसमें कुछ रहस्यमय और गहन विषय वस्तु शामिल थी। इससे येशीविन चौंक गया। क्या यह संभव है कि यह विशेष स्थान न केवल मार्शल आर्ट के अभ्यास को गति दे सकता है, बल्कि उन हिस्सों का भी पता लगा सकता है जो मूल रूप से मौजूद नहीं थे? अगर ऐसा होता तो यह बहुत बढ़िया होता। अगर ऐसा होता तो येशीविन को एक और जन्मजात साधना तकनीक मुफ्त में मिल जाती। शीत चंद्रमा प्रहार और चमकीली जैद कला के साथ येशीविन के पास 3 जन्मजात साधना तकनीकें हो जाती। अगर इन सभी का अभ्यास करके इन्हें उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाया जा सके तो इसका प्रभाव भयावह होगा। कई जन्मजात स्तर के विशेषज्ञों के पास अभ्यास करने के लिए जन्मजात स्तर की 3 साधना तकनीकें भी नहीं थी। तब तक येशीविन की ताकत एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन जाहिर है, बाद की साधना तकनीक को समझने के लिए भी बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है और येशीविन को इस समय सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन की ही जरूरत थी। इस कार्य में सफल होने के लिए वह और भी अधिक दृढ़ संकल्पित था। जल्द ही दिन निकल आया। येशीविन युवान संप्रदाय छोड़कर पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगा। पुनर्जन्म के बाद यह पहली बार था जब वह पहाड़ से नीचे उतरा था।
पुनर्जन्म के बाद वह असमंजस की स्थिति में था। असमंजस की अवधि समाप्त होने के बाद वह अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहा और अब जाकर उसे पहाड़ से नीचे उतरकर एक नजर डालने का मौका मिला था। ग्रीन पीक पर्वत की तलहटी में स्थित किंगफेंग कस्बे को भले ही कस्बा कहा जाता था, लेकिन इसकी आबादी 10,000 से अधिक थी और कई मार्शल आर्टिस्ट यहां आ रहते थे, जिनमें युवान संप्रदाय के लोग, साथ ही अन्य स्थानों से आए कुछ स्वतः साधक और मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल थे। ग्रीन पीक पर्वत में कई और जानवर होने के कारण कई मार्शल आर्टिस्ट उनका शिकार करने भी आते थे। धीरे धीरे यहां एक बहुत समृद्ध छोटा शहर विकसित हो गया। उन्हें याद था कि उनके पूर्ववर्ती कई बार पहाड़ से नीचे जा चुके थे, इसलिए उन्हें किंगफेंग व्यापारी संघ का पता था। यह जगह इतनी बड़ी थी कि ये शिविन को किंगफेंग व्यापारी संघ आसानी से मिल गया। व्यापारी संघ के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक परिचारक ने ये शिविन को आते देखा और आगे बढ़कर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आप ये युवान संप्रदाय के वही विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हमारे संघ के सुरक्षा कार्य को स्वीकार किया था? इस क्षेत्र में ये युवान संप्रदाय की काफी प्रतिष्ठा थी। हाँ, ये ज़िबिन ने सिर हिलाया। तो कृपया मेरे पीछे आइए, परिचारक ने कहा। भाइयों, क्या आप लेखक की रैंकिंग बढ़ाने में मदद करने की हिम्मत रखते हैं? अध्याय 29, व्यापारी संघ के भीतर संघर्ष। ये शिविन परिचारक के पीछे पीछे किंगफेंग व्यापारी संघ में दाखिल हुई, लेकिन अचानक उन्हें पुकारती हुई एक आवाज सुनाई दी, एवेन। ये शिविन ने सिर घुमाकर देखा तो वांग ली खुशी से झूमते हुए, दिल खोलकर हंसते हुए आ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम होगे, बच्चे। प्रणाम, चौथे युवा स्वामी। सेवक ने वांग ली को झुककर प्रणाम किया और कहा, चौथे युवा स्वामी, आपका परिवार इस व्यापारी संघ का मालिक है। ये शिविन दंग रह गया। वह जानता था कि वांग ली का परिवार पर्वत की तलहटी में एक प्रमुख शक्ति था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह किंगफेंग व्यापारी संघ होगा। हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? वांग ली ने कुछ उलझन के साथ ये शिविन की ओर देखा। मैं एक एस्कॉर्ट मिशन पर आई थी और यहाँ पहुंच गई, ये शिविन ने कहा। यह मिशन तो तुमने ही लिया था। वांग ली का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, तुम जाओ, अब मैं आगे का काम संभालूंगा। वांग ली द्वारा सेवक को विदा करने के बाद ये शिविन ने फिर कहा, आखिर चल क्या रहा है? इस बार आपके परिवार के सुरक्षा मिशन में तो 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की पेशकश की जा रही है। दरअसल इनाम मेरे परिवार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, वांग ली ने कहा। 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन किसी के लिए भी छोटी रकम नहीं थी, और ये तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। अगर कई और लोग होते तो रकम सीधे 10,000 से भी ज्यादा हो जाती। हमारा परिवार वास्तव में त्यानुवान शहर के नगर स्वामी के अधीन एक व्यापारी संघ है, वांग ली ने धीरे धीरे समझाया। काफी समय से हमारा परिवार नगर स्वामी के महल के लिए औषधीय जड़ी बूटियां और अन्य वस्तुएं एकत्र करता आ रहा है। इस बार हमें औषधीय जड़ी बूटियों का एक जत्था नगर स्वामी के महल तक पहुंचाना है। ये सारे इनाम नगर स्वामी के महल द्वारा दिए जाते हैं। अगर हमारे परिवार को भुगतान करना पड़ा तो इससे हमारी मूल ऊर्जा को सचमुच नुकसान पहुंच सकता है, वांग ली ने कहा। ऐसी कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो नगर प्रमुख के महल को इतनी अहमियत देती हैं? ये शिविन ने पूछा। हालांकि त्यानुवान शहर महान युए साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एक छोटा सा शहर था और मुख्य भूभाग के बड़े शहरों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसकी आबादी 2 लाख से अधिक थी। इसके अधीन कस्बों को मिलाकर कुल आबादी 5 लाख से अधिक थी। इन 5 लाख लोगों का जीवन नगर प्रमुख के हाथों में था। इसके अलावा ग्रीन पीक पर्वत क्षेत्र के पास होने के कारण पर्वत पर कई औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती थी। नगर प्रमुख के महल की शक्ति को देखते हुए वे किस प्रकार की जड़ी बूटी को इतना महत्व दे सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। मेरे पिताजी भी इस बारे में चुप रहते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? वांग ली ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये शिविन कुछ हद तक समझ सकती थी। वांग ली का परिवार ये परिवार जितना सौहार्दपूर्ण नहीं था। वांग ली के पिता ने एक बड़ा व्यवसाय स्थापित कर लिया था, इसलिए उसके 3 बड़े भाई थे जो सभी महत्वाकांक्षी थे। वांग ली सबसे छोटा बेटा था जो एक नौकरानी की संतान था। जब वांग ली का जन्म हुआ तब तक उसके तीनों बड़े भाई वयस्क हो चुके थे और उनका काफी प्रभाव था। यहाँ तक कि उसके भतीजे और भतीजियां भी उम्र में उसके लगभग बराबर थे। वास्तव में वांग परिवार में वांग ली का रुतबा उतना ऊंचा नहीं था, इसलिए वह घर लौटने के बजाय ग्रीन पीक पर्वत पर अभ्यास करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत करना पसंद करता था। मैं असल में आपसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन पिछले महीने मैं आपको कहीं भी ढूंढ नहीं पाया, वांग ली ने कहा। मैं साधना करने के लिए पीछे वाले पहाड़ पर गई थी, ये शिविन ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया। तुम तो लगभग साधना के दीवाने बनते जा रहे हो, वांग ली ने कहा। हालांकि पिछली मुलाकात के बाद से वह ये शिविन के साधना स्तर को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस महीने के दौरान ये शिविन की आभा और भी अधिक गहन और अप्रत्याशित हो गई थी। ये शिविन मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। वांग ली की प्रतिभा वास्तव में काफी अच्छी थी, वरना वह हमेशा ये शिविन से थोड़ा तेज न होता। बस उसका स्वभाव थोड़ा आलसी था और साधना के प्रति उसका रवैया बस जैसे तैसे काम चलाने वाला था, वरना वह बहुत पहले ही हौतियान पंचम स्तर तक पहुंच चुका होता। बातचीत और हंसी मजाक करते हुए दोनों किंगफेंग मर्चेंट गिल्ड की दूसरी मंजिल पर स्थित एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के अंदर लगभग 1 दर्जन मार्शल आर्टिस्ट 3-5 के समूहों में खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ये वे विशेषज्ञ थे जिन्हें किंगफेंग मर्चेंट गिल्ड ने इस मिशन के लिए आमंत्रित किया था। अरे क्या ये वांग ली नहीं है? अचानक उन दर्जन भर मार्शल आर्टिस्टों में से अच्छे कपड़े पहने एक युवक चलकर आया। वांग ली का चेहरा कुछ बिगड़ गया जब उसने ये शिविन को फुसफुसाते हुए स्पष्टीकरण दिया। ये शिविन उसके बड़े भाई का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम वांग डिंग था, और आमतौर पर उसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते थे। अरे बाप रे, तुम्हारे बगल में बैठा यह आदमी तो तुम्हारा भर्ती किया हुआ मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं हो सकता? उसके बाल भी अभी पूरी तरह से नहीं बढ़े हैं, क्या उसे अभी अभी छोड़ा गया है? वांग डिंग ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। हा। वांग डिंग के शब्दों ने उन मार्शल आर्टिस्टों को खिलखिलाकर हंसा दिया। तुम सब अंधे हो, ये हमारे युवान संप्रदाय की आंतरिक प्रतियोगिता का विजेता है, वांग ली ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। हा, मैंने युवान संप्रदाय की प्रतियोगिता के बारे में सुना है। चैंपियन तो बस आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का चैंपियन है, दुनिया देखे बिना बस कुछ शरारती बच्चे। क्या तुमने कभी खून देखा है? मैं अकेले ही उनमें से 5 का सामना कर सकता हूँ, 30 साल के एक हटे-कट्टे मार्शल आर्टिस्ट ने जोर से हंसते हुए कहा। अन्य सभी मार्शल आर्टिस्ट सहमति से देख रहे थे। हालांकि ये युवान संप्रदाय प्रसिद्ध था, लेकिन तलवार की नोक पर जीवन बिताने वाले और दूर दूर तक यात्रा करने वाले इन साहसी मार्शल आर्टिस्टों के लिए ये युवान संप्रदाय के शिष्य मात्र एक ग्रीन हाउस में खिले फूलों के समान थे। इन सभी मार्शल आर्टिस्टों का स्तर कम से कम हॉटियन 6 स्तर का था और उनमें से एक हॉटियन 8वें स्तर का भी था। प्रारंभिक अवस्था। उनमें से प्रत्येक के शरीर में एक भयंकर आभा थी और स्पष्ट रूप से वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले खून देखा था और हत्याएं की थी।
अचानक ये शीवेन हरकत में आया। उसकी आकृति दिव्य अमर कदमों की तरह धुंधली हो गई और वह पल भर में उस अभिमानी बलवान मार्शल आर्टिस्ट के सामने प्रकट हुआ और हथेली नीचे की ओर घुमाई। तारांकन धड़ाम। तारांकन बलि का बकरा बने उस मार्शल आर्टिस्ट पर जोरदार प्रहार हुआ। उसके कई दांत चकनाचूर हो गए और उसका शरीर टूटी हुई डोर से उड़ती पतंग की तरह उछलकर दीवार से जोर से टकराया। गिरने से पहले दीवार पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं और फिर वह जमीन पर लुढ़क गया। उसका क्या हुआ यह अज्ञात है। मौत को दावा देना। क्या ये युवा की कोई चीज है जिसे तुम मनमाने ढंग से बदनाम कर सकते हो? ये शीवेन ने भावहीनता से कहा। मौन। हॉल इतना शांत था कि वहां पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हॉटियन के छठे स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट दरअसल ये शीवेन ने पीठ को थप्पड़ मारकर एक अज्ञात अवस्था में पहुंचा दिया था। कई मार्शल आर्टिस्ट स्तब्ध रह गए और फिर उनमें से कई तुरंत क्रोधित हो गए। वह सच में चौथे भाई को मारने की हिम्मत करता है। उसे अपाहिज कर दो। उसकी हर हड्डी तोड़ दो। आसपास मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट गुस्से से भर उठे और एक के बाद एक ये शीवेन की ओर झपटे। उनमें से हर एक हॉटियन के छठे स्तर पर था। शिखर या यहां तक कि हॉटियन सातवां स्तर भी उनकी गति आक्रामक है। ये शीवेन ने जरा भी भय नहीं दिखाया। दिव्य अमर कदमों से आगे बढ़ते हुए उसने तुरंत ही तेज गड़गड़ाहट वाली हाथ की शक्ति को सक्रिय कर दिया। तारांकन धड़ाम। तारांकन ये शीवेन के हाथ के जोरदार प्रहार से एक मार्शल आर्टिस्ट चीखता हुआ खिड़की से बाहर गिर गया। तारांकन धड़ाम। तारांकन ये शीवेन ने एक और मार्शल आर्टिस्ट को लात मारी और उसे एक खंभे से जोर से टकरा दिया। ये मार्शल आर्टिस्ट ये शीवेन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए और कुछ ही चालों में उसने उन सबको हरा दिया। लेखक का नोट, आज मैंने बाइडू इंडेक्स के बारे में सुना और खोजबीन की। इससे पता चला कि मेरी किताब पढ़ने वाले ज्यादातर लोग जेजियांग में हैं। उसके बाद ग्वांगडोंग और शंघाई का नंबर आता है। 90% पुरुष हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि 10% महिलाएं भी हैं। इनमें से ज्यादातर कॉलेज के छात्र या आईटी पेशेवर हैं जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है। लगता है कि पढ़ने वालों की उम्र का दायरा बढ़ गया है। अध्याय 30 किंगफेंग स्टॉक डे। वांग ली, तुमने हमारे परिवार द्वारा नियुक्त मार्शल आर्टिस्ट को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? वांग डिंग तुरंत क्रोधित हो गया। वांग डिंग, मैं तुम्हारे ने तुम्हें इतना बदतमीज होना कैसे सिखाया? क्या तुम्हें बड़ों का आदर करना भी आता है? ये शीवेन को ऐसी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देख वांग ली को तसल्ली मिली और उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, तुम तो ऐसे निकम्मे की रक्षा करते हो। क्या तुमने अभी अभी उसकी बात नहीं सुनी? ये युवान संप्रदाय का अपमान था। क्या तुम हमारे वांग परिवार की तरक्की से नाखुश हो? अगर तुम हमारे वांग परिवार को फंसाओगे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? वांग ली की बातों से वांग डिंग का चेहरा पीला और हरा पड़ गया। वह मन ही मन इस बात से नाराज था कि वे सभी मार्शल आर्टिस्ट निकम्मे और बेकार थे और एक किशोर ने उन्हें इतनी बुरी तरह हरा दिया था। वांग ली, तुम बस इंतजार करो। इस कठोर धमकी को गुस्से भरे चेहरे के साथ देने के बाद वांग डिंग केवल नाराज होकर वहां से जा सका। बहुत अच्छा लगा, इस कमीने ने बचपन से ही मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार मेरी दबी हुई झुंझलाहट कुछ हद तक निकल गई। वांग ली दिल खोलकर हंसा, क्योंकि आखिरकार उसने कई सालों से दबी हुई अपनी कुछ शिकायतें निकाल दी थी। आसपास के मार्शल आर्टिस्टों ने ये शीवेन को देखते हुए अपनी निगाहें बदल ली। अब वे पहले की तरह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हम कब रवाना होंगे? ये शीवेन ने वांग ली से पूछा। दोपहर में रवाना होंगे और आज रात शहर प्रवेश करेंगे, वांग ली ने जवाब दिया। क्या हम रात में शहर में प्रवेश कर रहे हैं? क्या हम किसी से छिपने की कोशिश कर रहे हैं? ये शीवेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वांग ली को भी शायद ज्यादा जानकारी नहीं थी, वरना उनके रिश्ते को देखते हुए कुछ न कहने का कोई कारण नहीं होता। कुछ देर बाद वांग ली अन्य कामों के लिए चले गए। ये शीवेन ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी सुबह के दौरान 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्टिस्ट आ गए, जिनमें से सभी छठे स्तर से ऊपर थे और अपार शक्ति के धनी थे। इस मिशन को स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोपहर के करीब थोड़ा झुके हुए एक बूढ़े व्यक्ति दरवाजे के बाहर आए। मैं वांग परिवार का पुराना बटलर स्टीवर्ट वांग डेयंग हूं। मैं इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार हूं। तो ये है क्विक ने तो आपकी ख्याति के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। एक मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ा और उसने अपने हाथों को जोड़कर इशारा किया। तो ये वही क्विक ब्लेड वांग डेयंग है जिन्होंने 20 साल पहले ग्रीन पीक माउंटेन के आसपास के 100 मील के क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया था। किसने सोचा होगा कि वो वांग परिवार के सेवक बन जाएंगे? आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया तैयार हो जाए, हम जल्द ही रवाना होने वाले हैं, स्टीवर्ट वांग डेयंग ने गहरी आवाज में कहा। सबके आ जाने के बाद ये शीवेन जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए वांग परिवार के काफिले के पीछे पीछे चल पड़ी। हालांकि ये शीवेन को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि वांग परिवार का कोई भी मुख्य सदस्य इस परिवहन में शामिल नहीं हुआ। केवल बूढ़ा बटलर और वांग परिवार के कुछ गार्ड ही मौजूद थे और यहां तक कि वांग ली भी नहीं आया। इससे ये शीवेन को चैन नहीं मिल पा रहा था। सुरक्षा मिशन अपने आप में बहुत अजीब था। 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए जड़ी बूटियां ले जाना मिशन की अत्यंत अहमियत को दर्शाता था, क्योंकि स्पिरिट स्टोन की मात्रा मिशन की कठिनाई के सीधे अनुपात में होती थी। फिर भी इन परिस्थितियों में वांग परिवार ने केवल एक पुराने बटलर को भेजा जो कुछ संदिग्ध था। इस समय इन मार्शल आर्टिस्टों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद आगे अचानक हलचल मच गई। चेन लॉन्ग और चेन हुक किंगफेंग किले के दोनों नेता आ गए हैं। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो बस साधारण जड़ी बूटियों की एक गाड़ी है। इन दोनों नेताओं का खुद आना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे से प्रबंधक वांग डेयंग की आवाज आई। किंगफेंग स्टॉक डे। मार्शल आर्टिस्टों के बीच हलचल मची हुई थी। किंगफेंग स्टॉक डे आसपास के इलाके में काफी मशहूर था। ग्रीन पीक पर्वत के आसपास कई पहाड़ थे, कठोर स्थानीय लोग थे और डाकुओं और अपराधियों की संख्या तो और भी अधिक थी। किंगफेंग स्टॉक उनमें सबसे बड़ा गिरोह था। उनके 2 नेता चेन लॉन्ग और चेन हुक तो और भी कुख्यात थे। कहा जाता था कि वे 2 भाई थे जिनमें असाधारण शक्ति थी और दोनों ही 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। वे मिलकर 9वें स्तर के होतियान मार्शल आर्टिस्ट का भी मुकाबला कर सकते थे। इन मार्शल आर्टिस्टों के लिए किंगफेंग किलेबंदी के 2 नेता एक महत्वपूर्ण बाधा थे। क्या ये सचमुच साधारण जड़ी बूटियां हैं? सेवक वांग डेयंग, आप अपने समय में एक उच्च कोटि के सेवक थे, मार्ग के वरिष्ठ अधिकारी थे।
मुझसे पहेलियों में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप हम भाइयों को इसलिए धमकाना चाहते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं? दल के आगे 100 से अधिक लोगों के एक समूह ने सड़क के बीचों बीच रास्ता रोक रखा था। दोनों नेता हटे कट्टे और कठोर चेहरे वाले पुरुष थे। उनकी शक्ल सूरत 7-8 हिस्सों में एक जैसी थी। वे वास्तव में किंगफैंग किलेबंदी के दो नेता चेन लॉन्ग और चेन हू थे? बिल्कुल नहीं। हालांकि हमारा किंगफैंग व्यापारी संघ और आपका किंगफैंग किला हमेशा से अपने काम से काम रखते आए हैं। त्योहारों के दौरान हमने कभी भी उपहार देने में कंजूसी नहीं की। इस बार आप हमारे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? प्रबंधक वांग डेयंग ने गहरी, स्थिर और दमदार आवाज में कहा। हम भी मामले को पेचीदा नहीं बनाना चाहते। बस आप अपने पीछे रखी जड़ी बूटियां हमें सौंप दीजिए, हम भाई तुरंत मुड़कर चले जाएंगे। किंगफैंग किले के दो नेताओं में से बड़े भाई चेन लॉन्ग ने कहा। तो आप दोनों नेता हमारे किंगफैंग व्यापारी संघ से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। हालांकि हमारा किंगफैंग व्यापारी संघ हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहा है, लेकिन हम मिट्टी के नहीं बने हैं। आसानी से हार मत मानो, प्रबंधक वांग डेयंग ने आगे कहा। बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि हमने बाहर आने से पहले इस बारे में नहीं सोचा था? जैसा कि कहावत है, मनुष्य धन के लिए मरता है, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। ये काम खत्म करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि हम भाई अभी भी इसी इलाके में रहेंगे? चेन हू दिल खोलकर हंसा। बकवास बंद करो। चूंकि तुम इसे सौंपने से इनकार कर रहे हो, इसलिए हम भाइयों को असभ्य होने के लिए दोष मत दो। पुरुषों, मार डालो। अचानक किंगफैंग किले से डाकुओं का एक समूह अजीबोगरीब चीखें मारते हुए दौड़ पड़ा। किंगफैंग किले के दोनों नेता जोर से हंसे और डाकुओं के साथ आगे बढ़कर उन पर टूट पड़े। सब लोग मेरे पीछे आओ, मार डालो। स्टीवर्ट वांग डेयंग दहाड़ा। उसने अपना पैर पटका और पलक झपकते ही हवा में उछल पड़ा। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली। ठंडी रोशनी से हवा जगमगा उठी और एक तेज आंधी उठ गई। फिर उसने चेन लॉन्ग और चेन हू की ओर वार किया। किंगफैंग किले के दोनों नेताओं ने अपने हथियार, जो कि गदाएं थीं, निकाले और अजीबोगरीब चीखों के साथ उसका अभिवादन किया। धमाका। लंबी तलवार और गदाएं जोरदार तरीके से टकराईं। टक्कर के बिंदु से चीखी एक भयानक धारा फैल गई, जिससे एक भयावह आकाशीय हवा का निर्माण हुआ। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दशकों पहले इस क्षेत्र पर राज करने वाला कोई ब्लेड इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चेन लॉन्ग ने दिल खोलकर हंसते हुए स्टीवर्ट वांग डेयंग को पकड़ लिया। हा, ये कोई ब्लेड तो बस इतना ही है। बुरे आदमी, तुम तो पहले ही बुरे हो चुके हो। चेन हू ने भी दिल खोलकर हंसते हुए कहा। चेन हू लंबा और हट्टा कट्टा था। उसने अपनी गदा घुमाई। किंगफैंग व्यापारी संघ के जिन रक्षकों या मार्शल आर्टिस्टों को वार लगा, उनकी हड्डियां टूट गईं। हमें क्या करना चाहिए? वे दोनों बहुत ताकतवर हैं। अगर कोई उन्हें नहीं रोकता तो मुझे डर है कि वे हम सबको मार डालेंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट ने पीले पड़े चेहरे से कहा। अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी भय से भरे स्वर में बोल रहे थे। उन्हें यहाँ किंगफैंग किलेबंदी के दो नेताओं से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये सुरक्षा अभियान वाकई आसान नहीं था। अचानक एक आकृति तेजी से बाहर निकली और चेन हू की ओर दौड़ पड़ी। अध्याय 31। चेन हू को मारने के लिए 5 वार। टकराना। चेन हू खिलखिलाते हुए खिलखिला उठा और उसने इतनी जोर से अपना गदा घुमाया कि वह हवा में सीटी बजाता हुआ निकल गया। एक ही बार में उसने एक रक्षक को खून से लथपथ कर दिया और इस तरह नरसंहार की शुरुआत हुई। इस समय स्टीवर्ट वांग डेयंग चेन लॉन्ग के चंगुल में फंसे हुए थे। हालांकि स्टीवर्ट वांग डेयंग बेहद शक्तिशाली थे, चेन लॉन्ग भी हौतियांग के 8वें स्तर के शिखर पर मौजूद एक मार्शल आर्टिस्ट थे। हालांकि वे स्टीवर्ट वांग डेयंग से थोड़े कम शक्तिशाली थे, फिर भी वे चेन लॉन्ग के चंगुल से कुछ देर तक नहीं निकल पाए और चेन हू को अंधाधुंध मारते हुए देखते रहे।